सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पंजाब के अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास इलाके में सुबह करीब 9:30 बजे हुए शक्तिशाली विस्फोट में एक संदिग्ध आतंकवादी मारा गया। अदालत ने कानून एवं न्याय मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अपर्याप्त जांच के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ व्यवस्थागत भेदभाव किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में देसी हथियारों ने जिस तरह से दुश्मन देश के ड्रोन और मिसाइलों पर कहर बरपाया, उससे भारत के डिफेंस साइंटिस्टों का भरोसा 7वें आसमान पर है। जम्मू कश्मीर के पर्यटक को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर केंद्र को राम सेतु को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की उनकी लंबे समय से लंबित मांग पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी की पाकिस्तान की सैन्य धमकी पर तीखा प्रहार करने के लिए सराहना की। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 19 जून को होने वाले कालीगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए अलीफा अहमद को अपना उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक रोड शो किया और इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश को पर्यटन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मौजूद है, जो राज्य की प्रगति और पर्यटन क्षेत्र में योगदान का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में विकास और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। साथियों, आने वाले दिनों में टूरिज्म पर हमें बल देना चाहिए। गुजरात ने कमाल करके दिया है जी। कोई सोच सकता है कच्छ के रेगिस्तान में जहां कोई जाने का नाम नहीं लेता था, वहां आज जाने के लिए बुकिंग नहीं मिलता है। चीजों को बदला जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू, ये अपने आप में अद्भुत है। मुझे बताया गया कि वडनगर में जो म्यूजियम बना है, कल मुझे एक यूके के एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं वडनगर का म्यूजियम देखने गया। ये इंटरनेशनल लेवल में इतने ग्लोबल स्टैंडर्ड का वो म्यूजियम बना है और भारत में काशी जैसे बहुत कम जगह हैं कि जो अविनाशी है, जो कभी भी मृतप्राय नहीं हुए, जहां हर पल जीवन रहा है, उसमें एक वडनगर है जिसमें 2800 साल तक के सबूत मिले। अभी हमारा काम है कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर कैसे आए। हमारा लोथल, जहां हम एक म्यूजियम बना रहे हैं, मैरीटाइम म्यूजियम, 5000 साल पहले मैरीटाइम में दुनिया में हमारा डंका बजता था। धीरे धीरे हम भूल गए। लोथल उसका जीता जागता उदाहरण है। लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चीजों का कितना लाभ होने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं, 2005 का हुए समय था जब पहली बार गिफ्ट सिटी के आइडिया को कंसीव किया गया। और मुझे याद है, शायद हमने इसका लॉन्चिंग टागोर हॉल में किया था। तो उसके बड़े बड़े जो हमारे मन में डिजाइन थी, उसके चित्र लगाए थे। आज वो गिफ्ट सिटी, हिंदुस्तान का हर राज्य कह रहा है कि हमारे यहां भी एक गिफ्ट सिटी होना चाहिए। साथियों, एक बार कल्पना को करते हुए उसको जमीन पर, धरातल पर उतारने का अगर हम प्रयास करें तो कितने बड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये हम भली भांति देख रहे हैं।
वही कालखंड था रिवर फ्रंट को कंसीव किया, वही कालखंड था जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा, पूरा किया। वही कालखंड था दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने के लिए सोचा, पूरा किया। भाइयों बहनों, एक बार हम मान के चले, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सामर्थ्य है। साथियों, मुझे पता नहीं क्यों निराशा जैसी चीज मेरे मन में आती नहीं है। मैं इतना आशावादी हूं और मैं सामर्थ्य को देख पाता हूं जी। मैं दीवारों के उस पार देख सकता हूं, मेरे देश के सामर्थ्य को देख सकता हूं, मेरे देशवासियों के सामर्थ्य को देख सकता हूं और इसी के भरोसे हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए आज मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि आप मुझे यहां आने का मौका दिया है। कुछ ऐसी पुरानी बातें आज ताजा करने का मौका मिल गया। लेकिन आप विश्वास करिए दोस्तों, गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग थाना क्षेत्र में हुई एक घर में चोरी की वारदात को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान महमूद उर्फ साहिल के रूप में हुई है। आरोपी पहले से ही 18 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और नशे की लत का शिकार बताया जा रहा है। 23 मई 2025 को पंजाबी बाग थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर से इन्वर्टर की बैटरियां चोरी हो गई हैं। पश्चिम जिला के डीसीपी आईपीएस विचित्रवीर ने बताया कि इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए थाना पंजाबी बाग की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल हंसराज शामिल थे। इस टीम ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय दहिया के नेतृत्व और एसीपी पंजाबी बाग विजय सिंह के दिशा निर्देशन में जांच शुरू की। जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें एक संदिग्ध की पहचान महमूद उर्फ साहिल के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने जहांगीरपुरी स्थित आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 5 इन्वर्टर बैटरियां, 1 पानी का मीटर, 1 पानी की मोटर और 1 कार बैटरी बरामद की गई। पुलिस ने पूछताछ में खुलासा किया कि महमूद उर्फ साहिल पहले भी कई बार चोरी और सेंधमारी के मामलों में जेल जा चुका है और पंजाबी बाग थाना क्षेत्र में भी वह पहले चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। मामले की जांच जारी है। पश्चिमी दिल्ली में आज जिला विकास समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के चेयरमैन और नागलोई के विधायक मनोज कुमार शौकीन ने अध्यक्षता की। बैठक में भाजपा विधायक हरीश खुराना सहित अन्य क्षेत्रीय विधायकगण, पश्चिमी दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती वंदना राव के साथ साथ संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, डीसीपी, सभी एसडीएम, बीडीओ वेस्ट आदि मौजूद रहे। बैठक के दौरान पश्चिमी दिल्ली की समयबद्ध विकास, जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और समिति द्वारा संयुक्त रूप से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और तत्कालीनता को प्राथमिकता दी जाए, ताकि नागरिकों को सुविधाजनक, सशक्त और सुव्यवस्थित शहरी जीवन सुनिश्चित कराया जा सके। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस वार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि कैसे जवानों ने पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम किया और दुश्मन की चौकियों को तबाह किया। बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं आने वाले दिनों में आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स, जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों,
हमने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। इसके साथ साथ साथियों, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि हमारी तारबंदी से आगे हैं, और वो आगे इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी हर एक प्रत्येक इंच की रक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसी पोस्ट को कमांड कर रहे थे सभी हमारे असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप, कि किस प्रकार इन्होंने भी पोस्ट में आगे रहते हुए अपनी कंपनी को कमांड किया और दुश्मन के मंसूबों को विफल किया। साथियों, इस ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू के इस इलाके में और एलसी और आईबी दोनों ही क्षेत्रों में बीएसएफ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमेशा बीएसएफ तत्पर रही है अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए और देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। हमारी निगरानी अभी भी चौकस है, क्योंकि इस प्रकार के इनपुट्स हैं कि दुश्मन को जो भारी नुकसान पहुंचा है तो उसका बदला लेने के लिए वो फिर घुसपैठ या उसकी जैसी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जैसी किसी प्लान को वो अंजाम दे सकते हैं। तो बीएसएफ 24 घंटे दिन रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिल्कुल चुस्त है और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में और विशेष तौर पे जब अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ अगले 3 जुलाई से होने वाला है, तो हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी भी प्रकार का घुसपैठ या कोई भी अप्रिय घटना ना हो। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री के लोक कल्याण कार्यक्रमों का प्रभावी विस्तार है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी नवविवाहित जोड़ों को हार्दिक बधाई और शुभकामना दी। एक साथ 1200 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित आप सभी वर और वधू पक्ष से जुड़े हुए सभी सदस्यों का, अभिभावकों का और अतिथियों का मैं प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है।
यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है, साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, उन अभिभावकों की इस पीड़ा को समेट करके हम लोगों ने तय किया था, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके खाते में धनराशि आ जाएगी। बेटी 1 वर्ष की होगी तो बेटी के 1 वर्ष के होते ही सभी प्रकार के टीका से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही दिखेगा, बेटी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में जाएगी, विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी 5वीं क्लास पास करेगी, 6ठी क्लास में भर्ती होगी, उसके अकाउंट में फिर पैसा आ जाएगा। बेटी 8वीं क्लास पास करेगी, 9वीं में जैसे ही गई, रजिस्ट्रेशन होते ही उसके अकाउंट में एक धनराशि आ जाएगी। बेटी आगे अगर ITI करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एक निश्चित राशि एडमिशन होते ही उसके अकाउंट में आ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये 25,000 की एक राशि हम लोगों ने बेटी के लिए रखा है, जो बेटी की सुरक्षा के लिए उसका संबल बनेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी तरफ बेटी के लिए अगर वह शादी ब्याह के योग्य हो गया तो अभिभावक को चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, इसमें कन्या दान करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां दिखाई देते हैं, जो लोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। बिहार में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में बदलाव की क्रांति आने वाली है। उन्होंने दावा किया कि महिलाएं और युवा अब परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे नहीं, उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने माई बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा पूर्व में किए गए विकास कार्यों पर भी चर्चा की। बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है, पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की माओं से एक वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत
2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं को? क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाऊं, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाऊं। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी। और ये हमारा मानना है, ये हमने अपने तमामों राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूं। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। अब आप पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे। और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में। हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है। हमने शक्ति योजना वहां लॉन्च करी, जिससे बस सेवा फ्री है। हमारी जो फ्री बिजली योजना है उससे भी महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि जितना महिलाएं बचा पाती हैं पैसा, उतना परिवार के समृद्धि में लगाती हैं। हमारी हिमाचल की सरकार 1500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को देती है। हमारी तेलंगाना की सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 500 का सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त करती है, जिससे महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के घरेलू बजट में कुछ पैसा बच सके। और ये कोई महिलाओं को देकर हम बहुत बड़के मनैया, बहुत बड़े आदमी नहीं बन रहे। ये उनका हक है, ये उन तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थी उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नींव हैं। सरकार छात्रों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है और मेधावी विद्यार्थियों को भारत भ्रमण पर भी भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की गई हैं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है कि मुझे आप जैसे सभी मेधावी विद्यार्थियों के बीच में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। वैसे आज काफ़ी व्यस्तता का दिन है मेरा, इसके बाद भी मुझे काफ़ी सारे कार्यक्रमों में जाना है, लेकिन सच में जैसा उदय जी ने कहा, मैं छात्र छात्राओं के, विद्यार्थियों के जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो ऐसा कोई अवसर
मैं चाहने नहीं देता कि उनके बीच में मैं न पहुंचूं। और हमारे अनूप जी और खंडूरी जी अक्सर मुझे जो है इन कार्यक्रमों के लिए कहते हैं, अत्यधिक व्यस्तता होते हुए भी मुझे लगता है कि हम ऐसे नौनिहालों से मिल रहे हैं, ऐसे भविष्य के कर्णधारों से मिल रहे हैं जिनको पूरे अमृत काल की यात्रा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जो है जिनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों को मैं बहुत बधाई देता हूं। मुझे आज ये जानकर बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष सम्मानित हो रहे कक्षा 12वीं के 15, कक्षा 10वीं के 60 विद्यार्थियों ने प्रदेश में शीर्ष 10 स्थानों में अपनी जगह बनाकर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। और सच में मुझे ये सोचकर भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 60 विद्यार्थियों की मेरिट सूची में 10 स्थानों में अपनी जगह बनाई होगी। ये दर्शाता है कि कितनी प्रतिस्पर्धा जबरदस्त होगी। आज मैं यहाँ सम्मानित हो रहे आप सभी ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर ये सम्मान प्राप्त हुआ, आप सबको प्राप्त हुआ है। और ये आपकी केवल एक शुरुआत है। मुझे गर्व है कि आप सभी ने न केवल अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि उत्तराखंड का भी आप सब लोगों ने मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। और ये आपकी सफलता सच में आपके बाद आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा का काम करेगी, उनको भी प्रेरणा देगी, उनके अंदर भी प्रोत्साहन का भाव लाएगी कि उनको भी अच्छा तैयारी करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सबका मार्गदर्शन लेकर, उनकी शिक्षा लेकर भविष्य में आगे बढ़ना है। हमारी सरकार उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए, और आधुनिक बनाने के लिए, और व्यवहारिक बनाने के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य भी किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में एक शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में की गई है। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास भी संचालित की जा रही है तथा 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 PM ई-विद्या चैनल भी संचालित किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों की 6वीं से लेकर 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। वहीं राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की भी एक हमने अभिनव पहल शुरू की है। मेरा मानना है कि जब हमारे छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हम सफल रहेंगे, तभी यह हमारा संकल्प पूरा हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार भविष्य में भी अपनी मेहनत से, प्रतिभा से, लगन से और संकल्प के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे और अपने ज्ञान, कौशल और समर्पण द्वारा देश और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र